कर, इधर बैठिए, इधर बैठिए, इधर बैठिए, इधर आप साइड बैठिए। कर सकते हैं करने के बाद। सदन में मौजूद सभी आप लोग इधर आ जाओ। श्रोतागणों मेरी तरफ से नमस्कार। मैं रंजना सिंह, शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय। आज के मुख्य कार्यक्रम जिसका विषय है सतत विकास, लक्ष्य और अंत्योदय, समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दृष्टिकोण में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं आज की मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर रामकृष्ण प्रधान, विभाग प्रमुख, सामाजिक विज्ञान संकाय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। आज के विशिष्ट अतिथि श्री दीनदयाल पांडे जी, प्रांत के संपर्क प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं आज के संयोजक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ, प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह सर का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मंचासीन विशेष अतिथिगण से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे आए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प प्रदान करें। आज के कार्यक्रम का औपचारिक तौर पर शुरुआत करने की आज्ञा दें। मैं आज के विशिष्ट अतिथि श्री दीनदयाल पांडे जी से भी अनुरोध करूँगी कि वे आए। अब मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी से कि वे आए और आज के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर रामकृष्ण प्रधान जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें, उन्हें पुष्पगुच्छ एवं मोमेंटो प्रदान करें।
सिंह सर का भी पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत अरे हमारा करें। नहीं होता तो नहीं कार्यक्रम की अगली कड़ी में हालांकि ये औपचारिकता मात्र है, मैं पुनः अनुरोध करूंगी डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी से कि वे मंच पर आए और हमारे आज के मुख्य अतिथिगण का एक संक्षिप्त में परिचय देकर उनका स्वागत करें। आज के इस विशेष व्याख्यान में जिनका हम लोगों को पाठ्य प्राप्त होगा, ऐसे प्रोफेसर रामकृष्ण प्रधान सर, आपका जो है परिचय तो बहुत बड़ा है। कम समय में जितना मैं करा सकता हूँ, जो आपका एकेडमिक योगदान बहुत बड़ा है। बहुत सारे जो है यूनिवर्सिटियों में आप रहे हैं और कई जगहों के आप जो है सदस्य हैं एकेडमिक काउंसिल के। प्रोफेसर रामकृष्ण प्रधान सर दुर्गा घासीदास विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस विभाग के आप हेड हैं और सोशल साइंस फैकल्टी के आप डीन हैं। आपने कजाकिस्तान जो एलन गुमिलेव यूरेशिया नेशनल यूनिवर्सिटी अस्ताना में आप विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। विश्वविद्यालय की अकादमिक काउंसिल, एक स्टैंडिंग कमेटी और यूनिवर्सिटी बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में महिमा चेयर है, उसके चेयर प्रोफेसर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं एवं ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के निदेशक के रूप में भी आपने कार्य किया है। इससे पहले आप फकीर मोहन विश्वविद्यालय बालासोर में सामाजिक विज्ञान संकाय में राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर रहे हैं। आपने पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से रूसी और मध्य एशियाई अध्ययन केंद्र से किया है। आप यूरेशियन रिपोर्ट नई दिल्ली के मैनेजिंग एडिटर तथा द थर्ड वाइस रियलिटी एंड विजन जर्नल कटक उड़ीसा के संयुक्त संपादक भी हैं। आपने केंद्रीय एशिया में ऊर्जा सुरक्षा की भू राजनीति, भारत की स्थिति और नीति, पोस्ट सोवियत स्पेस में सुरक्षा एकीकरण, भविष्य के सहयोग का रोडमैप, पालग्रेव माइकलन 2024, केंद्रीय एशिया में ऊर्जा और पाइपलाइन राजनय, भारत के लिए नीति विकल्प, मास्टर पब्लिकेशन कजाकिस्तान 2018, केंद्रीय एशिया की भू राजनीति, चीन अमेरिका संलग्नता जर्मनी 2010, भू राजनीति और ऊर्जा राजनय 2016 और उड़ीसा की राज्य राजनीति सहित 7 किताबें लिखी या सह लेखन किया है। आपकी कई किताबें संपादित और सह संपादित आपने किया है, जैसे समकालीन उड़ीसा वास्तविकताएं और दृष्टि, स्वच्छ ऊर्जा विकल्प और परमाणु सुरक्षा, भारतीय दृष्टिकोण 2013, भारत में महिला अधिकार के रूप में मानवाधिकार, समस्याएं और विरोधाभास 2013, स्वामी विवेकानंद व्यक्ति और उनका संदेश 2013, उदीयमान उड़ीसा समस्याएं और संभावनाएं, भारत का वैश्वीकरण, व्यापार, विकास और पर्यावरण के मुद्दे 2016, भारत और उदीयमान विश्व व्यवस्था 2016। ये सब सर ने आपके द्वारा जो है ये जो कार्य किए गए हैं, तो मैं सर का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और अपने फील्ड के जो समर कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर तेजपाल सिंह सर, आप सबसे परिचित हैं, आप प्रोफेसर हैं और आपका भी एकेडमिक योगदान बहुत बड़ा है, आप सबसे परिचित हैं, आपका भी धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी। अब कार्यक्रम में और विलंब न करते हुए मैं अनुरोध करती हूँ आज के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर रामकृष्ण प्रधान जी से कि वे मंच पर आएं और अपने विचारों एवं वाणी से हम सभी में नए ज्ञान प्रस्तुत करें। Thank you, Rajina ji. Good afternoon, everyone. It is indeed an honor for me to be here in BHU, which is called as Capital of Knowledge. And it is in fact a privilege to share the dais with
one among the giants of international revolution, and we call him the mentor many times, Professor Tej Pratap Singh sir. And I must thank the Center for Pandit Dindayal Studies for giving me this opportunity to share my views and ideas on sustainable development goals and Antyodaya, and linking it with inclusive development and self-reliance of India. I must thank Pramodji also. Pramodji, before joining here, also served in our university, Guru Vesdas Vishwavidyalaya, and he has been a very good teacher there as well, while deliberating his lesson plan to the student. He could taught on almost all the disciplines. We have tested him many times. We gave him political thought, sometimes theory, sometimes Indian government and politics, but he came out victorious in all the inmost tests. And my student, Dr. Tarakant, who is also a teacher here, we have Lalji, but his health is not good, so he is not here. So Lalji is my junior for JAD. So many thanks to all for inviting me. Now let's look into the topic, sustainable development goals and Antyodaya. Before moving into sustainable development goal and Antyodaya, we will look into the entire theme of the discourse today in three competent paradigms. The first is the epistemology of the knowledge that comes to us. Am I right? My dear friend, you all will agree with me that the world we live in is a world where concepts are manufactured. Am I right? Every knowledge which comes to us, isn't it? If you go with the definition of Robert Cox, theories for someone, theories for some purpose. I mean to say, no knowledge is independent on its own. Everything is constructed on the sense of time. According to the requirement and the necessity of the time, knowledge has been constructed. And in this construction of knowledge, many a time, what we found, the dominant actors, they promote their worldview as the only worldview. Am I right? And if you look at the entire history of epistemology, why I am telling you epistemology? Because the history of sustainability you will find in epistemology. Am I right? If you look at the history of epistemology, the history of knowledge, then the entire gamut of knowledge has been divided into two. Like we have the Ganges and Brahmaputra river system. Knowledge is also divided into two paradigms. The liberal tradition and the Marxist tradition. If you look at the liberal tradition, my dear friend, you will find Darwin, the origin of species. Then it boils down to Spencer, the survival of the fittest. Isn't it? If you look at the entire tradition starting from Darwin to Herbert Spencer, and then you look at from liberalism to consumption. Liberal tradition is largely called as a consumption culture. That means everything is meant for the individual. Individual is the supreme soul. The entirety is for the individual. That means the individual is the boss. Then you have a Marxist tradition, isn't it? Which originates from socialism, then goes down to Marxism, and then comes as a culture of conflict. On the one hand, you have the liberal tradition, which tells you that competition is the ultimate thing. Am I right? If you want to survive, you have to outdo the other. Am I right? And similarly, like the liberal tradition, in the Marxist tradition, what you find is say, look, there are two groups of people. Am I right? And they are fighting with each other. Right? And the dominant class, which owns the modes of production, they dominate over the rest. Am I right? Therefore, Marx has come up with this thesis that there should be a class, I am to say, proletariat, I am to say, dictatorship of the proletariat, then you have a classless society. So, the entire knowledge tradition that we dwell into, the entire research, entire study that we do today,
they are largely divided into these two traditions. Either you are a liberal tradition, you are a Marxist tradition. That's the reason many times I tell my friends, do not be a leftist or rightist, be a humanist. Isn't it? Then let's go into it. This is the knowledge tradition. How old are they? Liberalism is at best a 17th century ideology, not older than that. Isn't it? Marxism came as a reaction to liberalism. Isn't it? It never predates liberalism. And if you look at, apart from this knowledge tradition, the epistemology, if you look at the history of Europe again, isn't it? Those who have read the book of Paul Kennedy, who talks about the rise and fall of great powers, isn't it? You will find that the entire history of Europe is also largely starts around 15th century, or at best you can go up to 12th century. So the European knowledge system, which like the white man's garden, today dictates us, dominates us, and tells us that my way is highway, is only medieval, isn't it? If not modern, at least medieval. Before medieval age, that knowledge system was not there. So what were the epistemologies and knowledge systems then? Your own. I am not saying your Veda says that from wherever you get the good things, you incorporate that, because that is what will allow you to be holistic. Isn't it? Is it okay with you in English or in English combined करूँ? मेरा English हिंदी आप लोग जैसा नहीं है, but हिंदी बढ़िया बोलता हूँ वैसा नहीं है. Okay. So what I mean to say, if you like in Hindi also, I also accept. Hindi. Okay. तो अगर ये देखा जाए, जो knowledge system है, जो जैसे different tradition में विभाजित हुआ है, ये ज़्यादा age old नहीं है. And if you look at your own knowledge system, जिसको आप IKS बोलते हो, Indian knowledge system बोलते हो, जिससे हमें कभी sustainability को लाना है, मतलब देखना है कि how it is rooted in Indian knowledge system. And if you look at the genuine history of India, because history, when I say genuine, it has its own logic, because history has been less history, more his story. Am I right? That's the reason. If you look at the genuine history, then you will find the history of India is around 10,000 years old. But even then, there is no agreement that it is only 10,000 years old. Because if you look at the history of Egypt, where you will largely find the mummies and the pyramids, it has been told to us that the cotton which swept up over the mummies and pyramids were largely meant from India. And if you go to Vedas, sir will agree with me, there is a concept called Svetambar. Svetambar concept is our own concept. Even Bhagavan Vishnu is called as Svetambar. And the teleological meaning of Svetambar is silk. That means silk is very, very peculiar to India. Am I right? But today, who has been touted as the pioneer of Silk Road? China. But again, if you go to William Dalrymple's The Golden Roads, or if you go to the silk history of India, then you will find Silk Road has never been a Chinese road. Isn't it? Silk Road has been an Indian contribution to the world. But if you tell this in interview, for example, if T.V. Singh is there in the interview, or I am there, we will pay him, because in the book it is written that Silk Road is Chinese in origin. But look at the reality. That's the reason I am telling you that you need to know your own epistemology. Because epistemology is what? Construct and deconstruct things. So if you go on the liberal tradition, then it tells us that everything revolves around competition. And in nature also, if you want to survive, you have to compete. That's the reason the liberal tradition comes up with the natural, picture of anthropocentrism. In anthropocentrism, what do you find? The nature belongs to the human being, individual. And everything in the nature is for the individual, for the human being.
Am I right? That means human being can do or do anything to survive because the nature is for the human being. That is what the Abrahamic tradition tells us. Am I right? But in contradiction to the anthropocentric view, there is another view called the ecocentric view. Isn't it? In ecocentric view, what do you find? Individual is not supreme. Rather, individual is part of the larger cycle and co-equal part, like any other organism in the cycle. Alright, I will tell you a simple story to make you understand why this ecocentrism is deeply rooted in Indian philosophy. My dear friend, you might have an idea about the family of Mahadev. महादेव जानते हैं? महादेव की नगरी है, काशी विश्वनाथ की सुबह सुबह हम लोग को भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महादेव का परिवार को जब आप देखते हो, आपको नहीं लगता है उसमें एक सस्टेनेबिलिटी का बहुत बड़ा उदाहरण है? Look at the family of महादेव। उनके जो छोटे बेटे हैं, उनका नाम क्या है? गणेश जी, यानी उनका वाहन क्या है? मूसिक जी, चूहा। उनको खाता कौन है? सांप खाता है। सांप किसके गले में? हाँ, शंकर जी के गले में सांप है। सांप को कौन खाता है? मोर किसका वाहन है? कार्तिकेय का वाहन है। हाँ, नंदी किसके वाहन है? शंकर जी के वाहन है नंदी। नंदी को कौन खाता है? शेर खाता है। शेर किसका वाहन है? हाँ, पार्वती माता जो दुर्गा माता है, अदर मैनिफेस्टेशन ऑफ दुर्गा माता, उनका वाहन है कौन? सिंह। तो उसको खाता है। Just look at it. The family has huge amount of contradictions, but in spite of all these contradictions, they live happily. Perhaps the reason why Mahadev is called as Devagidev. Am I right? In spite of all contradiction, he doesn't tander into the tunes of his what do you call it? Dabru. So if you look by that standard, look, this is for Fonseca story. But if you draw an explanation from it, then you will find our religious philosophy is deeply connected with the nature. आप देखिए, हम नीम की पूजा करते कि नहीं? बरगद की भी पूजा करते, पीपल ट्री का भी पूजा करते। जितनी दुनिया में जितने ट्री है, सबका कुछ ना कुछ पूजा हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ चीजों को हम औषध के रूप में भी व्यवहार करते हैं। नेचर का ऐसा कोई चीज है ही नहीं जिसको हम अपने दिल से नहीं लगाया हो कि अपने संस्कृति से जुड़ा ना हो। वैसे ही नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे पत्थर को भी पूजा जाता है, हमारे गोवर्धन गिरी को भी पूजा जाता है। बहुत सारे एनिमल्स है जो सिर्फ बाहर नहीं है, डिफरेंट गॉड्स के, उनको पूजा भी जाता है। और नदी को तो माता भी मानते, भगवान मानते। जैसे मान लीजिए गंगा मैया है, हाँ, पॉल्यूशन का कितना भी क्या भी डिबेट चले, लेकिन जो भी आता है 1-2 लीटर पानी लेके खड़ जाता है। It shows the sanctity of the river, sanctity of our culture. और ये जो ट्रेडिशंस है, ये जो कल्चरल इथोस है, ये जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, it is only particular to India. You won't find in any traditions of the world. दुनिया में भी कहाँ पे भी जाओ, ये ट्रेडिशन आपको मिलेंगे, इसी भारत में मिलेंगे। तो ये जो छोटा सा स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको बताया, इसका मूल ऑब्जेक्टिव ये था कि सस्टेनेबिलिटी इज डीपली रूटेड इन आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस. It is not new to us. Am I right or not? But suddenly what happened? United Nations came up with a sustainable development goal and kept a target by 2023 to achieve those objectives. 17 sustainable development goals has to be attained by 2030. And we started bandwagoning. These SDGs are so and so, therefore we need to achieve it, we need to act according to the required goals of SDGs. But my dear friends, SDG has always been there in your own traditions. Isn't it? Today when we will be discussing Pandit Dindayal also, you will find in his philosophy, everything is deeply rooted. Take out any SDG and tell me if you won't find in the philosophy of Pandit Dindayal. Isn't it? You won't find them, all the philosophies there.
But unfortunately, what we do, we try to find the ideas of Panditji and SDG, isn't it? जैसे कि हम अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस मानते हैं, जबकि कौटिल्य इज ओल्डर देन अरिस्टोटल। है ना? कितने लोग मानते हैं कौटिल्य को? नहीं मानते। जैसे सिल्क रोड चाइना का है, वैसे अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। है ना? तो ये पैराडाइम को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। आज की दिन में भी जो डिबेट चल रहा है, कहीं ना कहीं पे हम लोग बोलते हैं कि एसडीजी एंड आईकेएस, इट शुड बी आईकेएस एंड एसडीजी। मतलब आईकेएस से आया है एसडीजी। एसडीजी को रेगुलेट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए हमें आईकेएस को ट्यूनिंग नहीं करना है। दैट इज द रीजन वी नीड टू शिफ्ट द लेंस। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम यूरोपियन चश्मा में दुनिया को देखने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज व्हाट, am I right? Now it's high time we need to develop our own lenses, isn't it? When if you are reading political theories or international relations, then you will find that there are different worldviews before us. It is up to us to believe in a particular worldview or develop a particular discourse. जैसे कि मेरा मानना है, जो जिस कलर का चश्मा पहनेगा, दुनिया उसको उसी कलर में नजर आएगी। If the lens is black, the world will be black. If lens is blue, the world will be blue. If it is yellow, the world will be yellow. But इसका मतलब ये नहीं है world red, blue, black, yellow है। World है। It depends on your own perspective or your own paradigm, your own worldview, your own outlook through which you want to see the world. Am I right or not? तो अगर आप यूरोपियन पर्सपेक्टिव में देखेंगे, लिबरल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि दुनिया में कुछ था ही नहीं। इवन सन भी नहीं थे, जब यूरोप आया तब सूर्य आया। ऐसे ही प्रोजेक्ट किया गया ना? हाँ, it was told to us radio was invented by Marconi, but well before that, man was discovered, man was discovered by Jagdish Chandra Bose, but nobody is taking his name. Am I right? So if you go into IKS, there are so many things, but that questions that will evade us. We won't go into that. But if you look at the reality with regard to sustainable development goals and Antyodaya, then what I mean to say, sustainable development is not a new concept. Even Antyodaya has not been a new concept. Antyodaya has been taken from Sarvodaya. Similarly, if you look at sustainable development goals, they were taken out from our religious traditions, our cultural practices that we have been doing over the years. But unfortunately, since we do not have our own epistemology, either we are tending towards liberal tradition or we are tending towards Marxist tradition. Our worldview has largely been dominated by either the liberals or by the Marxists. And many times, isn't it? I mean to say, the arrogance of Western world. If you do not fall into their trap, into their line, they will tell you that either you are archaic or you are ignorant. Am I right or not? Many times our friends from Europe, they tell us that whatever they are saying, like there is a debate now with regard to modernity. Am I right? And many times while doing the debate, we also believe that we are more modern than the others. Whereas everything in the world is relative in itself. There is nothing called modernity or post-modernity, because in every whatever modern today may be archaic tomorrow. Whatever modern tomorrow may be day after archaic. It's a relative thing. Am I right? But Europe is just fitting as if they are heralding a new age called post-modern age, post-truth age, what not they are. Doesn't it? So largely मोटा-मोटी भावे ये जो बोलने का मतलब ये है कि पहले तो हमें अपना एपिस्टेमोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड थिंग्स अराउंड अस. Without developing that epistemology, either you will fall into the trap of the liberals or you will fall into the trap of the Marxists. As a young student, it is your due right, it is your due responsibility to see whether you should be a prey to the already constructed traditions or you want to develop your own tradition. Am I right? That is one way. In the sustainability part, I have already told you that if you look at
the Bharatiya concept, which we believe in Vasudeva Kutumbakam. In the Vasudeva Kutumbakam, what we have learned? The world is a family. Isn't it? When we say the world is a family, we believe in the idea of complementarity. We neither go with the conflicting attitude, or now we go with the competitive attitude. Isn't it? Look, it's completely methodological. When I say competitive, it's a liberal paradigm. When I say conflicting, it's a Marxist paradigm. But look, in contradiction to the two, have you ever seen कि जो दो paradigm है, competitive and conflicting, ये क्या करते हैं? They do not provide even a holistic view. They say my way is highway. Am I right? Either you are with us or you are against us. In the competitive paradigm, if you look at what they say if you are the fittest, you have the right to survive. If you are not fittest, you are bound to go to the war. You are bound to perish. तो ऐसा कैसे होगा? जो बंदा मान लीजिए जो भीम जैसा नहीं है, उसका क्या जीने का अधिकार नहीं? जीने का अधिकार है। बट लिबरल पैराडाइम में नहीं, जो फिट है वही जिएगा। Am I right? तो आप अभी अपना सेल्फ कंस्ट्रक्शन करो। Should we go with the liberal paradigm? Then come to the competitive, I would say conflicting paradigm. Conflicting paradigm क्या बोल रहे हैं? समाज में शांति है ही नहीं। एक गोष्ठी जो है वो डोमिनेंट है, दूसरा गोष्ठी डिपेंडेंट है। डोमिनेंट गोष्ठी क्या करता है? हमेशा उसके ऊपर क्या डोमिनेट करता है, हरास करता है, एक्सप्लॉइट करता है, isn't it? Therefore, the exploited group must need to rise up from a union, isn't it, and develop their own class consciousness and fight against them. तो ये क्या बोल रहा है कि दुनिया में कोई भी चीज ठीक ठाक है ही नहीं, युद्ध होना चाहिए, isn't it? So, somebody tells the fittest will survive, the other says, isn't it? In order to survive, you need to be a dictator, or you need to own the means of production and distribution. Don't you think that both the world views are incomplete? कभी सोचो, आप सब रिसर्च कर रहे हो, तो सोचना आपका काम है। ये दोनों जो पैराडाइम हमारे सामने रखा गया है over the years, ये दोनों incomplete है, and that is the reason, in spite of doing wonderful research, writing 300 pages of thesis, our outcome has been a big deal. Why? Because we became a copycat of the paradigms that were put before us. We couldn't dare to go beyond the books. We couldn't dare to go beyond the established tradition. जो एकेडमिया में, जो इंटेलेक्चुअल सर्कल में, जो नॉलेज डोमेन में एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन है, वो ये दो है, लिबरल एंड द मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन. We go with that. And if you look at the methodologies also, the research methodology that we are doing, if you look into it, then you will find there is a clear-cut mechanism to switch to either the consumption needs or to the competition needs. Complementarity कोई है ही नहीं वहाँ. Many times if you look at my dear friend, research methodology में दो चीजें हैं, एक tangible method है, एक intangible method. And if you look at the scientific methods of social science research, tangible method has been given priority. It is told to us everything has to be quantified. Quantitative method वही बोलता है ना, everything has to be quantified. मान लीजिए मंदिर को आप क्वांटिफाई करते हैं, आपके अंदर जो आस्था है उसको कैसे क्वांटिफाई करेंगे? आस्था है इसलिए मंदिर बना है. Are you getting me or not? But intangible thing को कोई देख ही नहीं रहा है, जबकि tangible thing intangible से आया है. वो अपना मेथोडोलॉजी है. आपके जो ट्रेडिशन से, आपके जो कल्चरल प्रैक्टिसेस से, आपके जो फिलोसफी से, उनमें इंटेंजिबल थिंग्स है, और वो इंटेंजिबल कंसेप्ट्स दैट हैज डेवलप्ड दैट टेंजिबल थिंग्स. दुनिया में जो भी चीजें हो रहा है उसके पीछे जो सोच है वो सोच इंटेंजिबल है, बट वो सोच को हम लोग कहीं ना कहीं पे दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि अपना एपिस्टेमोलॉजी है ही नहीं.
जो रिसर्च मेथोडोलॉजी हम बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, मैकने हो गए या कोटारी हो गए, जो भी है, दे आर लार्जली बेस्ड ऑन द लिबरल ट्रेडिशंस या मार्क्सिस्ट ट्रेडिशंस। वो रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ के हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। जब हम वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे, हम दीनदयाल को समझेंगे कैसे? दीनदयाल को समझने के लिए सोचो, दीनदयाल जी भी हमारे जैसे किताब पढ़ते, आज हम उनको नहीं पढ़ते। मैं ये नहीं बोल रहा कि किताब मत पढ़ो, किताब पढ़ना जरूरी, but do not confine yourself to the book. That is the reason, my dear friend, I tell my student, go beyond the temples. Why? God is beyond the temple. जो भगवान है, हम सबको पता है, God is omnipresent. God सर्व विद्यमान है भगवान, इसलिए पर उसके बावजूद भी हमें बोला गया आप मंदिर जाओ क्योंकि मंदिर में भगवान है। बट ये जो ट्रेडिशनल एस्टैब्लिश्ड मेथोडोलॉजी है कि मंदिर में ही भगवान है, वो एक मेथोडोलॉजी है नहीं। यस, वी एक्सेप्ट इट, वी फॉलो इट, बट उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड है जिसमें आप भगवान को प्राप्ति कर सकते हो। वैसे ही जो दुनिया के नॉलेज ट्रेडिशंस है, वो नॉलेज ट्रेडिशन से लिबरल ट्रेडिशन या मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन से ही आप एक्युमुलेट नहीं कर सकते। इन एडिशन टू दैट, देयर आर अदर वर्ल्ड व्यूज एज वेल, देयर आर अदर पैराडाइम्स एज वेल। यू नीड टू अंडरस्टैंड दोस एपिस्टेमोलॉजीज। दैट इज द रीजन, एज अ यंग स्कॉलर, एज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, you need to come up with alternative epistemologies, isn't it? As Dindal has done during his, time. So why you need an entirely different epistemology? You understood? एक अलग epistemology क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि हमें सत्य की खोज करना है, ना ही दूसरे को फॉलो करना है। क्योंकि liberal tradition tells us to follow the liberal tradition, Marxist tradition tells us to follow the Marxist tradition. But apart from that, they do not tell us anything. कोई चीज बोल रहे, भारत को मान लो, भारत में मार्क्सिज्म कहाँ काम करेगा? किसी के पास पैसा ही नहीं है, सब लोग गरीब है, और उसमें कहाँ से क्लास करोगे? इसमें अगर कंपटीशन होगा तो देन तो अलग टाइप का ही कॉन्फ्लिक्ट बनेगी। What I mean to say कि you are taking a paradigm from Europe and implementing. Why I am telling you so, my dear friend? Look, every civilization has an epistemology. दुनिया में ऐसा कोई सभ्यता है ही नहीं जिसका एपिस्टेमोलॉजी ना हो। आप देखो, बनारस का अपना खान पीन का एक अलग सा अंदाज है कि नहीं? उसका वे ऑफ लाइफ अलग है, उसका संस्कृति अलग है। हाँ, जब आप जाते हो, जो गान पैक सुर आपके मन में आता है, या जो साउंड्स वाइब्रेशंस आते हैं मंदिर के, जो कुछ ओम का प्रभाव आता है, उसका एक अलग प्रभाव रहता है। बट यू गो टू सम अदर सिटी, दिल्ली में जाओ, दिल्ली का अलग ट्रेडिशन है। बोलने का मतलब है, दिल्ली तो भी मॉडर्न टाउन है, इतना पुराना नहीं है बनारस जैसा, पर बोलने का मतलब ये है कि एवरी सिविलाइजेशन, एवरी कम्युनिटी हैज इट्स ओन एपिस्टेमोलॉजी। दुनिया में ऐसा कुछ कोई है ही नहीं जिनका अपना एपिस्टेमोलॉजी ना हो। अगर एपिस्टेमोलॉजी नहीं होता, वो सर्वाइव नहीं करते। But unfortunately, we are ignoring, sidelining those epistemologies which has been the root of our civilization. वो सबको हम भूल गए, इसलिए हम जान नहीं पा रहे, और जो भी चीजें बोला जा रहा है उसको लग रहा है कि पूरा एंटायरली न्यू है। 2015-2010 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आया है, उसको हम पंडित दीनदयाल से कंपेयर कर रहे हैं कि जो कि बहुत पहले बोल चुके हैं। 1916 में आविर्भाव हुआ, तभी वो बोल चुके हैं। उससे पहले के वो उपनिषद, if you go to Vedas, रामायण and महाभारत, what do you find? Look at the army of Ram. लॉर्ड राम का अगर आर्मी देखेंगे, उनमें इंसान कम, जानवर ज्यादा थे। And you are telling me sustainability came in 2015? आप एग्जाम्पल को लोकलाइज करके कनेक्ट करो। रामायण में अगर आप देखोगे, सस्टेनेबिलिटी वहीं से आपको मिलेगी, है मेरे? जो वनवासी, आदिवासी, शहरवासी कंसेप्ट और नगरवासी कंसेप्ट आया, अभी आया है। पहले तो हम सब लोग आदिवासी थे, कोई और यूज्ड टू लिव इन जंगल्स। So if you look by that context, what I am telling you, that sustainability is very much integral to your tradition, to your culture. जो symbiotic relationship between life and nature बोला जा रहा है,
सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब है ए सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन लाइफ एंड नेचर। नेचर के हिसाब से लाइफ को कैसे हम ये कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब इवोल्यूशन उसका देख रहे हैं। बट यहाँ पे तो नेचर में ही लाइफ है। If you look at the family of Lord Shiva, नेचर में ही लाइफ है। पर उसके बावजूद हमें ज्ञान लेना पड़ रहा है यूएन चार्टर से, because they came up only recently with 17 goals and sustainable development goals, and we are trying to put them into a historic framework to understand कि वो एसडीजी को डेवलपमेंट मतलब लागू करवाने में कैसे कैसे सहायक है और उनके डेवलपमेंट में कहाँ है। इंस्टेड ऑफ दैट, जैसे अरिस्टोटल को फादर बोल रहा है कौटिल्य को छोड़ के, वैसे ही चीजें हो रहा है यहाँ पे। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, उपनिषद वेदा एंड पंडित दीनदयाल उठ है द बटम लाइन, क्योंकि वो थॉट उनके हैं, उनके बाद ये डेवलप हो रहा है। बट क्योंकि ये भारतीय है, वो यूरोपियंस है, तो वी ऑलवेज व्हाइट मैन्स बारे में समझ रहे हो ना, वो जितना नहीं कर रहे उससे ज्यादा एक्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं कि आप और ज्ञानी हो, एंड दैट इज द रीजन वी आर लैगिंग बिहाइंड, जस्ट नॉट इन ऑल अदर थिंग्स बट आल्सो इन एपिस्टेमोलॉजी। जब तक आप अपने एपिस्टेमोलॉजी को डोमिनेंट नहीं बनाएंगे, नोबडी इज गोइंग टू लिसन, तो आपके जो सच है वो दबे रहेंगे, नोबडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड यू एज वेल। That is the reason I started with epistemology to make you understand why Dindayal is timeless. His philosophies are why international. Why? Because much before the world think of sustainable development goals, the concept of integral humanism, the doctrine of Antyodaya were developed by Pandit Dindayal. If you look at the philosophy of Pandit Dindayal, isn't it? तीन पैराडाइम में था, एक एपिस्टेमोलॉजी हो गई, दूसरा सस्टेनेबिलिटी हो, देन वी आर कमिंग टू पंडित दीनदयाल। एपिस्टेमोलॉजी भी आपको पता है कि वी नीड एन अल्टरनेटिव एपिस्टेमोलॉजी, बिकॉज़ एपिस्टेमोलॉजी इज द रीजन बिहाइंड ऑल द नॉलेज डोमेन्स दैट वी हैव अराउंड अस। सस्टेनेबिलिटी आपको पता है हाउ इट इज रूटेड इन इंडियन कल्चर। नाउ लुक एट हाउ Dindayal Upadhyaya has been the brainchild of sustainable development goals, which now the UNO is touting as supreme and has to be achieved. My dear friend, if you look at Dindayal's philosophy of integral humanism, where he talked about self-reliance, where he talked about decentralized governance, where he talked about inclusive development, in that integral humanism, if integral humanism has been a bigger line, then Antyodaya has been a smaller line. कभी बार क्या होता है, हम लोग को ये बोला जाता है, मान लीजिए कोई भी चीज को हम लोग डिस्कार्ड नहीं कर सकते, तो मान लीजिए कोई एक छोटा सा लाइन लगाया है, आप उसके ऊपर एक बड़ा लाइन करो, ओके, उसी टाइप का इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म एक बड़ा लाइन है, उसके नीचे एक छोटा सा लाइन है अंत्योदय। अंत्योदय हैज बीन द कोर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म ऑफ पंडित दीनदयाल। एंड व्हाई ही वांटेड अंत्योदय टू बी materialized, implemented. I will tell you. But for that, you need to understand the idea of India. India क्या है पहले आपको जानना पड़ेगा, तभी जाके जो अंत्योदय फिलोसफी है उसको आप समझ पाएंगे। My dear friend, as I told you, मैं थोड़ा uncanny examples देता हूँ। Idea of India में भी ऐसा ही example मैं आपको देने वाला हूँ। For me, the idea of India is an onion country. मैं भारत को एक प्याज राष्ट्र मानता हूँ। प्याज जानते हो? हाँ, क्या है? वेजिटेबल है, मतलब भारत को वेजिटेबल कहा है। If you look at the onion, my dear friend, it looks one united and solid from the outside. But when you peel the onion, what do you find? You find layers. When you peel one layer, what do you find? Another layer. If you find another layer, what do you find? Yet another layer. That means when you go on peeling the onion, you find layers, layers and layers within it. What does it mean? It means diversities. Correct? From the outside, although it looks one and united, if you peel it, you will find diverse layers within it. One layer may be in the name of religion. One layer may be in the name of language. One layer may be in the name of food habit. Yet another layer may be in the name of the dress patterns we have.
One layer may be in the name of urbanization, yet another layer may be in the name of rurality, yet another layer may be in the name of marginalization. If one layer in the name of richness, another layer may be in the name of poverty. What does it mean? It means the idea of India represents the diversity that you have, that means structural diversity, layer diversity that you have within the organization. That means in India we find people from diverse background. There are people who are quite rich, but there are people who cannot have a meal a day as well. Am I right? So in such a situation, when you have Mahatmas like Pandit Dindayal, their main agenda is you cannot have a developed India, you cannot have a Vikasit Bharat, isn't it? You cannot have an inclusive India without the upliftment of the last person, the least concerned person. Am I right or not? I mean to say, look, you all have read journals. Journals, political theory you have read or not? Theory of justice. In the theory of justice, John Rawls has given a concept called chain connection. Isn't it? In chain connection, what do you find? Chain का मतलब क्या है? चेन बहुत सारे हिस्सा को लेके बना है, एक बड़ा चेन. मान लीजिए आपका मोटरसाइकिल का ही चेन. मान लीजिए उस चेन का कोई हिस्सा खराब हो जाए, क्या करोगे आप? फेंक दोगे? जोड़ उसको मरम्मत करोगे? Am I right? Like the cycle and motorcycle chain, isn't it? Like every part of the cycle chain, every individual of the society coming together, they constitute a chain. Am I right? If we want the society to be healthier, we need to make each part of the society, which is an individual, stronger, solid, healthier and orderly. Without making every individual healthier and stronger, we cannot, conceive of a very good society. Am I right? अगर समाज को हम लोग बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें हर व्यक्ति को अच्छा करना पड़ेगा. वहीं से अंत्योदय का कंसेप्ट आया. अगर हर व्यक्ति अच्छा नहीं होगा, वो समाज कभी भी शुद्ध समाज नहीं हो पाएगा. Just imagine, उनका कितना बढ़िया विजन होगा. 1971 में Theory of Justice Journals 1971 में आया ना. 1971 में जॉन रॉल्स जो किताब लिखे, वो किताब का भी ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन पंडित दीनदयाल का फिलोसफी को अंत्योदय है. But unfortunately, nobody is giving credit to Pandit Dindayal. John Rawls became a messiah and all, but the original thinker है, nobody is thinking about it. That is the irony of the epistemology. इसलिए तो epistemology से start किया. Are you getting me or not? And in the, his concept of Antyodaya, what he said, that the marginalized sections of the society, the poorest of the poor, the least concerned, the last man standing, need to be uplifted. And his upliftment is not like this, old time mananjas. जो इलेक्शन के समय में हम लोग फ्री विल दे रहे, उसी टाइप का upliftment की बात नहीं कर रहे हो. वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. कैसे? ना इंसान को ऐसे डेवलप करो वो अपना काम खुद कर पाएगा, सेल्फ रिलायंट बन पाएगा, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स. अभी आज मान लीजिए कोई मुझे भीख मांग रहा है, मैं उसको दे दिया और मैं बोलता भी हूँ मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं पैसा दे रहा हूँ, बट आप क्या कर रहे हैं? आप उसको कभी अपने पैर पे खड़े होने के लिए नहीं दे रहे. पंडित दीनदयाल का मानना है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग फ्री विश, what should we do? We develop skills within them, develop entrepreneurial skills within them, so that they will be in a position to earn a livelihood for them. There will be a kind of economic contribution to the society. There can be a kind of, main chain of supply, isn't it? And they will at the same time be the tool towards a developed India. अगर भारत को आप डेवलप करना चाहते हो तो व्यक्ति की डेवलपमेंट जरूरी है. पर व्यक्ति की डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए? व्यक्ति की डेवलपमेंट स्किल होना चाहिए, उसमें स्किल्स बढ़ना चाहिए. जैसे मान लीजिए कैसे स्किल्स होना चाहिए? ये यंगर जनरेशन है जो कुछ करना चाहते हैं,
जिनके कुछ लेटेंट टैलेंट है, उस टैलेंट्स को हमें फाइंड आउट करना है, उनको ट्रेनिंग देना है। या जो लोग ऑलरेडी जॉब में, मान लीजिए आपका जो अभी अंत्योदय योजना में 2 आया है, एक आया आपका नेशनल अर्बन लाइवलीहुड प्लान, जो मिशन, जो दूसरा है आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। सो ये जो 2 मिशन है, उसमें अगर हम देखेंगे तो वो क्या क्या प्लान किए हैं। इफ यू लुक एट, ये तो गवर्नमेंट ने किया है, पर उनका प्लान ये है, जो पंडित दीनदयाल जी का प्लान ये था कि जो जितनी सारी यूथ है उनमें स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए और उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए टाइम टू टाइम। जब उनको ट्रेनिंग मिलेगा वो सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। जब वो सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे वो सोसाइटी को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। एंड व्हाट यू वांटेड, दुनिया का जो मतलब जितने सारे सेक्शंस हैं, जितने सारे हिस्सा है, जितने सारे कम्युनिटीज है, जितने सारे पार्ट्स है, वो सबको डिफरेंटली हमें मतलब आइडेंटिफाई करके उनके हिसाब से काम करना है। जैसे मान लीजिए दीनदयाल जी का ये भी मानना है, जो वेजिटेबल वेंडर है, आप उनको कैसे वेजिटेबल वेंडर के लिए भी उनके पास प्लान है कि उनके लिए एक बढ़िया सा जगह होना चाहिए जहाँ पे वो बैठ के बेच पाए। छोटा सा दुकान लगाने के लिए लोन का भी प्रावधान होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को देना चाहिए। मतलब उनका जो डेवलपमेंट का प्लानिंग है वो ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट है, मतलब डेवलपमेंट शुड बी ह्यूमन सेंट्रिक। विदाउट ह्यूमनिज्म डेवलपमेंट हैज नो वैल्यू एट ऑल। Am I right or not? Look, if you look at there's other plans, जैसे कि मान लीजिए आपके बहुत सारी योजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जैसे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, प्राइम मिनिस्टर धनजन योजना है, प्राइम मिनिस्टर कृषि विकास योजना है, आपके स्किल डेवलपमेंट है जिसको मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया या कुछ करके अर्बन की योजना है। देन आपके जो बहुत सारी जो वुमेन रिलेटेड योजना सब आए, ये सारे जो पॉलिसी को आप जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लगता है एवरी पॉलिसी हैड इट्स ओरिजिन फ्रॉम द थॉट प्रोसेस ऑफ पंडित दीनदयाल, क्योंकि उनका मानना है तो व्यक्ति नारी हो या पुरुष हो, गांव का हो या शहरी हो, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, लिटरेट हो इलिटरेट हो, यूथ हो या एज्ड हो, वो सबको कैसे भी ना कैसे करके उनको स्किल डेवलपमेंट करवाना चाहिए। और गवर्नमेंट शुड आल्सो कम फॉरवर्ड एंड मेक एन ईज मोड थ्रू व्हिच दे कैन ट्रेन द पीपल और हेल्प द पीपल व्हेनेवर रिक्वायर्ड। आज की डेट में जैसे मान लीजिए आप जा रहे हो कोई बैंक में लोन के लिए, कोई आपको मना कर रहा है, बैंक आपके पास आता है। ऐसे समय था जब बैंक में आप जाते तो लोग आपको पहचानते नहीं थे। आज लोग आपको फोन पे आपके घर के पास आ जाते हैं, लोन चाहिए। एंड जिन लोग के पास जियो मोबाइल है तो उन्हें 10 बार कॉल आता है कि लोन चाहिए। सो व्हाट आई मीन टू से, नाउ विद गवर्नमेंटल मैकेनिज्म्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज, व्हाट वी हैव सीन, नाउ सिस्टम बिकेम पीपल सेंटर्ड। पहले पीपल्स वर सेंटर्ड टू द सिस्टम, नाउ द सिस्टम बिकेम पीपल सेंटर्ड। तो लोगों के हिसाब से अभी गवर्नमेंट काम कर रहा है। वो फिलोसफी भी हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो चिंतन है अंत्योदय वाला, वही से दी है। क्योंकि उनका यही मानना था जब तक व्यक्ति सुदृढ़ नहीं होंगे, जब तक व्यक्ति सबल नहीं होंगे, जब तक व्यक्ति हेल्दी नहीं होंगे, तब तक समाज का मतलब हेल्दी होना संभव नहीं है। और उसके लिए उनका बहुत सारे प्रावधान था, जैसे कि मान लीजिए उनका बोलना था कि हम लोग को रिड्यूसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल फॉर ए बेटर सोसाइटी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्वदेशी को अडॉप्ट करना चाहिए, एंड कंडक्टिंग पॉवर्टी एजुकेशन प्रोग्राम्स। ये सारी चीजों के ऊपर उनका ज्यादा लक्ष्य था। मतलब उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था टू डेवलप ए सोसाइटी व्हिच वुड बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी। उनका वही मतलब मूल मंत्र क्या था, लोगों को जो पॉवर्टी ट्रैप है उससे एस्केप करना है, उससे उधार करना है। दूसरा क्या था, जीरो हंगर इन द सोसाइटी। इफ यू लुक एट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन टुडे, SDG 1 is poverty eradication, SDG 2 is
zero hunger, no hunger. Am I right? And if you go on, then you will find quality education, isn't it? Life on land, skill development, climate action, and the thing, sustainable community, and the thing goes on. जितने भी आप देखोगे, वो सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स है, कहीं ना कहीं पे पंडित दीनदयाल जी जो फिलोसफी दिए, उसमें रिटेन है। क्योंकि देखो, इसको तो आप यहाँ वहाँ करके बोल सकते हो, बट मेन चीज ये है कि वो चाहते थे कि एक ऐसा समाज बने जहाँ पे हर व्यक्ति सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने। और व्यक्ति आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब उसमें स्किल्स होंगे। अगर नहीं होंगे तो भी उसमें स्किल इनकलकेट करना है थ्रू ट्रेनिंग। इसलिए उन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग का भी प्रावधान किया था कि गांव के लोगों को कैसे ट्रेनिंग होना चाहिए, शहर के लोगों को कैसे ट्रेनिंग होना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो अभी आया है कंसेप्ट, वो भी वही से ही आया है। इफ यू लुक लिटरली almost everything with regard to sustainable development goals has its root in अंत्योदय प्रोग्राम ऑफ पंडित दीनदयाल। ये बोलते हुए मैं ये भी बोलूँगा, मैं दीनदयाल के ऊपर बहुत बड़ा कोई स्कॉलर नहीं, मतलब ऐसा है क्यों, मतलब मैं इंटरनेशनल रिलेशन का बंदा हूँ, बट दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर जो थोड़ा बहुत मेरा जानकारी है, ये he was a man on mission to make India a developed nation। आज अगर हम विकसित भारत की बात कर भी पा रहे हैं, तो somewhere the man behind this conception is पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उनका सोच को ही हो सकता है, I told you everything nowadays when we say we are attached to left or right, but fact of the matter is जो वो जो सोच है, वो सोच है, उसका कोई लेफ्ट और राइट नहीं होता है। सोच का सोच होती है, और वो सोच जो इंटेंजिबल है, वो टेंजिबल विकसित भारत की ओर आपको ले जा रहा है, आपको जो आत्मनिर्भर बना रहा है, वो इंटेंजिबल सोच जो है, वो इंटेंजिबल कंसेप्शन फिलोसफी जो है, वो पंडित दीनदयाल जी का था। इसलिए एपिस्टेमोलॉजी में मैंने आपको बोला था कि टेंजिबल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटेंजिबल है, क्योंकि इंटेंजिबल की वजह से ही टेंजिबल संभव हो पा रहे हैं, और जो इंटेंजिबल चीज़ें हमें आज टेंजिबल फॉर्म में मिल रहा है, उनका सारे श्रेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जाता है। तो मेरे जो सूक्ष्म बुद्धि है, उसमें जो भी मैं दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के ऊपर बोलना था, आपके सामने रखा हूँ। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू। Thank you so much, sir, for the wonderful lecture on this beautiful topic. Now the floor is open for question and answers. Good afternoon, sir. My name is Divyanshu Tripathi. I am a research scholar in Pandit Deendayal Upadhyay. Okay. So, sir, my question to you is that you talked about sustainable development and its presence in our culture. So, even after the presence of environment-friendly culture, why are we facing rampant pollution of all kinds? Did we lose this culture as we move forward? Thank you. Yeah, I agree with you. We are losing sustainability because we are in a red race after modernity. We want to compete with America. We want to compete with Europe. And the bottom line of America and Europe is industrialized. And if this is the parameter of development, if this is the parameter of modernity, and if we are falling into their trap, then whatever has happened there is bound to happen. And in coming days, I'm telling you, as you rightly say, we will lose that sanctity. Now you look at now, previously people used to worship the neatness on the way. Isn't it? How many neatness you find nowadays? People trees. Look around your campus, how many banyan trees you have. Those trees which used to be called as sacred groves are no longer there. They are, like dinosaurs, they are extincting as well. Why? Because you moved away from that to those cultural practices. क्या होता था? बहुत सारे स्टोरी है, जैसे मान लीजिए शनिवार के दिन, जो यहाँ पे औरतें होते हैं, वो जाके नीम ट्री के पास ये करती थी, या बनियान ट्री के पास, मतलब